Hello everyone. Here I am discussing paper 2 of second cumulative test. So let's start with question number 1. In the figure, AB is parallel to CD and EF is parallel to DG. Means this line is parallel to this line and this line is parallel to this line. Find the value of x. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यूजिंग दीज पैरेलल लाइंस, राइट? सो इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन देन HE is a transversal, right? So if this angle is x, this angle is also x by corresponding angles, right? And this line is parallel to this line. This is the transversal. Therefore, if this angle is 40 degree, this angle is also 40 degree. Again, corresponding angles, right? अब इसका हमें क्या बेनिफिट हुआ? We know 40 degree plus x plus 45 degree. ये कितना है? 180 degree. Why? Because AEB is a line. So 40 degree plus x plus 45 degree is equal to 180 degree. राइट? तो यहां से x कितना आ गया? 180 माइनस 40 प्लस 45, दैट इज 85. सो x इज 95 डिग्रीज. सो 95 डिग्रीज इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इन द फिगर टॉप व्यू ऑफ एन अम्ब्रेला इज गिवन. The umbrella is made up by stitching 4 equilateral triangular pieces of cloth of 2 different colors, the side of each piece measuring 50 centimeter. How much cloth of each color is required to stitch the umbrella? तो umbrella बनी है कैसे? Using 4 equilateral triangular pieces of cloth of 2 different colors, एक red और एक green. The side of each piece measuring 50 centimeter हमें गिवन है. हमें निकालना है कि कितना क्लोथ एक कलर का रिक्वायर्ड होगा. तो एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्लोथ फाइंड करना है. और हमें पता है बनी है वो कैसे? 4 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पीसेस से. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं. साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है 50 सेंटीमीटर. सो साइड of equilateral triangle, that is 50 centimeter, and area of equilateral triangle क्या होगा? √3/4 into side square, that is 50 का square. तो ये कितना आ गया? 625 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब रेड क्लोथ कितना चाहिए होगा? भाई ऐसी 2 ट्राइंगल्स लगी हैं, ठीक है. तो रेड क्लोथ कितना चाहिए होगा? 2 into 625 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1250 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसे ही ग्रीन क्लोथ कितना चाहिए होगा? वो भी 2 into 625 √3 centimeter square, that is 1250 √3 centimeter square. So these are the answers. Question number 3. A group frequency distribution table with classes of equal sizes using 137 to 143, where 143 is included as one of the class, is constructed for the following data. Write the number of classes in the distribution. So a data is given to us. We have to find the number of classes in this distribution. And एक class हमें दी हुई है 137 to 143, where 143 is included. Means ये कैसी classes हैं? नॉन कंटिन्यूस. तो इससे अगली क्लास बता सकते हो क्या होगी? 143 तो यहाँ इंक्लूड हो गया. तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 144 से. और कहां तक जाएगी? सिंस हमें दिया हुआ है क्लासेस ऑफ इक्वल साइजेस, मतलब साइज सेम रहने वाला है. अब इनका डिफरेंस कितना था?
तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना रहेगा 6। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 150, डिफरेंस 6 है। इससे अगली क्या होगी 151 टू 157। अच्छा इससे पिछली सोच सकते हैं हम क्या होगी 137 यहाँ है तो यहाँ पे आएगा 136 एंड डिफरेंस शुड बी 6, मतलब यहाँ आएगा 130। तो ऐसी ऐसी क्लासेस बनेंगी। हमें देखनी है नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी। तो उसके लिए क्या चेक करते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 155 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। क्या वो इन क्लास इंटरवल्स में आ रही है इसमें डेफिनेटली आ रही है, मतलब इससे आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। अब लोएस्ट कौन सी है 110। अब क्या वो यहां पे आ रही है नहीं, मतलब हमें पीछे चलना पड़ेगा जब तक 110 इंक्लूड नहीं होता। तो इससे पिछली क्लास बताओ क्या होगी 129 जिसकी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट क्या होगी 6 होना चाहिए डिफरेंस, तो 123। ठीक है अभी भी 110 नहीं आया तो एक और पिछली लिखते हैं 122 टू कहां तक जाएगी 116 टू 122। अभी भी नहीं आया 110 तो इससे पिछले लिखते हैं क्या होगी यहाँ पे आएगा 115 और यहाँ पे 109। अब यहाँ पे 110 इंक्लूड हो गया। ठीक है सो दीज आर द क्लासेस। कितनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। सो द नंबर ऑफ क्लासेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर 7। Next question. To draw a histogram to represent the following frequency distribution, write the adjusted frequency for the class 25 to 45. अब जब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्लास साइजेस चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्लास साइज डिफरेंट है, यहाँ विड्थ कितनी है 5, यहाँ 5, पर यहाँ कितनी होगी 10, यहाँ फिर से 5 और यहाँ कितनी होगी 20। तो उसने पूछा है कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी होगी उसमें क्लास 25 टू 45 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्लास विड्थ कितनी है 20, पर हमें किस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी मिनिमम क्लास विड्थ के हिसाब से। तो मिनिमम क्लास विड्थ कितनी है 5। अब जब क्लास विड्थ थी 20 तो फ्रीक्वेंसी कितनी है फ्रीक्वेंसी भी 20। जब क्लास विड्थ होगी 5 तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 20/20 into 5 that is 5. So the answer is 5. Question number 4. Draw the graph of the linear equation 3x minus y is equal to 5. तो इसका ग्राफ बनाना है, उसके लिए पहले से लिखा y के टर्म्स में y is equal to 3x minus 5. ठीक है अब ग्राफ के लिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। भाई x को डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। x को रखा 0, y क्या आ गया -5। x को रखा 1, y क्या आ गया -2। x को रखा 2, y क्या आ गया 1। ठीक है 3 पॉइंट सफिशिएंट है। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले बनाया कार्टेशियन प्लेन। This is x-axis, this is y-axis, and this is origin. स्केल लिया, ध्यान से ये डिस्टेंसेस इक्वल रखने हैं। इधर नेगेटिव्स,
राइट। सो एक पॉइंट है हमारे पास 0 x0 एंड y -5। तो x0 तो y कहाँ होगा -5, ये रहा, दिस इज वन पॉइंट। नेक्स्ट x1 तो y -2, x1 x एक्सिस पे चले 1 यूनिट एंड y -2, ये रहा। फिर x2 तो y 1, x2 y 1, ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से ग्राफ बनाते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, जिसमें स्केल क्या लिया है ऑन x axis as well as y axis we have taken 1 centimeter is 1 unit, right? So this was the graph. Question number 5. On the page of a telephone directory there were 400 telephone numbers. The frequency distribution of their unit places is given below. A number is chosen at random. Find the probability that the digit at its unit place is an odd number, a non-zero multiple of 2, a non-zero factor of 6. So we need to find the probability of an event. And what is the probability of an event? Probability of an event E is number of trials in which the event happens upon total number of trials. राइट, तो यहाँ पर टेलीफोन डायरेक्टरी के 400 टेलीफोन नंबर्स पे सर्वे हुआ और उनकी यूनिट प्लेसेस की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट एट इट्स यूनिट प्लेस इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द ऑड नंबर अपीयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हमें पता ही है भाई, जितने टेलीफोन नंबर्स हैं उतने ही तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 400 एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच एन ऑड नंबर अपीयर्स। ऑड नंबर भाई 1 आ सकता है, कितने ट्रायल्स में आया 44, 3 आ सकता है 40 ट्रायल्स में, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो निकाल लो नंबर ऑफ ट्रायल्स। 1 कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में आया 44, 3 40, 5 28, 7 40 and 9 42. So this is the probability of getting an odd number which is equal to 194 upon 400. So this is the first part. Next, probability that the digit at its unit place is a non-zero multiple of 2. तो non-zero multiple of 2 कौन कौन सा है भाई? 2 multiple of 2 है। नेक्स्ट non-zero multiple 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 22 प्लस 56 प्लस 32 प्लस 44 अपॉन 400, that is 154 upon 400. Right, so this is the second part. Next, a non-zero factor of 6. Non-zero factor of 6 कौन सा है भाई? 1 6 का फैक्टर है, बिल्कुल है, तो ये आएगा। 2 6 का फैक्टर है, बिल्कुल है, 2 डिवाइड 6। 3 6 का फैक्टर है, बिल्कुल है, 3 2 6। 4 6 का फैक्टर है, नहीं, तो ये नहीं आएगा। 5 नहीं है, 6 बिल्कुल है भाई, खुद का फैक्टर तो है ही है। 8 नहीं है,
7 नहीं है, 9 नहीं है, सो दीज आर द फैक्टर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 44 प्लस 22 प्लस 40 प्लस 32 अपॉन 400 which is 138 upon 400, right? So this was the question. Question number 6. In triangle fun, the sides FU and FN are produced to B and A respectively. The bisectors of angle BUN and angle ANU meet each other at point R. Prove that angle URN and half of angle F are complementary. Right? So सबसे पहले फिगर बनाते हैं। इन ट्राइंगल फन एक ट्राइंगल है, this is triangle fun. The sides FU and FN are produced to B and A respectively. तो FU को प्रोड्यूस कर दिया, B तक, एंड FN को प्रोड्यूस कर दिया A तक। The bisectors of angle BUN, BUN कौन सा एंगल है? ये वाला, इसका बाइसेक्टर, एंड एंगल अनु, अनु कौन सा एंगल है? ये वाला, इसका भी बाइसेक्टर। मीट ईच अदर एट पॉइंट आर, ये पॉइंट आर है। प्रूव दैट एंगल अर्न एंड हाफ ऑफ एंगल एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल अर्न मीन्स ये वाला एंगल, एंड हाफ ऑफ एंगल एफ, ये वाला एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब टू प्रूव हमारे पास क्या है? एंगल अर्न प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल, एंगल एफ, आर कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स इनका सम कितना है? 90 डिग्री, राइट? ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है कि इस ट्राइंगल में ये साइड प्रोड्यूस हुई, UR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BUN, मतलब अगर ये x तो ये भी x, ठीक है? एंड NR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ANU, मतलब ये y तो ये भी y, बाइसेक्टर का तो यही मतलब है, ठीक है? हमें प्रूफ करना है ये, मतलब एंगल URN चाहिए। URN, इस एंगल को निकालते हैं पहले। देखो इस ट्राइंगल में ये x ये y, तो ये कितना होगा भाई? इन तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल, दिस इज द प्रूफ, इन ट्राइंगल URN x plus y plus angle URN is equal to 180 degree, right? So angle URN कितना हो गया? 180 degrees minus x minus y, ये एंगल तो आ गया। अब हमें चाहिए हाफ ऑफ एंगल F। हाफ ऑफ एंगल F मतलब यहाँ पे पहुंचना है। यहाँ पे पहुंचने के लिए देखो ये एक लाइन है, ये पूरा एंगल 2x, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 2x, ठीक है? लीनियर पैर है। अब क्या इस एंगल पे पहुंच सकते हैं? भाई इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल फन, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल 2y इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, मतलब 2y इज इक्वल टू एंगल F प्लस 180 माइनस 2x, ठीक है? हमें एंगल F निकालना है। एंगल F कितना आएगा? एंगल F इज, इसको इधर ले आते हैं, 2y माइनस 180 डिग्री प्लस 2x। हमें चाहिए एंगल F का हाफ, तो हाफ कर देते हैं।
क्या आ जाएगा एंगल एफ का हाफ? y प्लस एक्स माइनस 90। ठीक है, अब एंगल URN हमारे पास आ गया, एंगल एफ का हाफ हमारे पास आ गया। इन दोनों का सम देख लेते हैं, क्या आएगा इनका सम? एंगल URN प्लस हाफ ऑफ एंगल एफ, दैट इज 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस y प्लस एक्स माइनस 90। ठीक है, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 180 माइनस 90, दिस इज 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया दैट एंगल URN प्लस हाफ ऑफ एंगल F इज 90 डिग्री। Question number 7. A right triangle with sides 24 centimeter, 25 centimeter and 7 centimeter is revolved about the side 24 centimeter. Find the curved surface area and the volume of the solid so formed. तो एक right angle triangle है जिसकी sides हैं 24 centimeter, 25 centimeter and 7 centimeter. तो एक right angle triangle बनाई। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है तो डेफिनेटली यही हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि ये हाईएस्ट है। तो दिस इज 25, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर साइड इसके अबाउट रिवॉल्व कर दिया। मतलब अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मान लो ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अबाउट जब रिवॉल्व किया, इसको ऐसे ही रखा, ये रिवॉल्व हो रहा है, तो हमारे पास एक कोन जनरेट हो रहा है। राइट, एक राइट सर्कुलर कोन जनरेट हो रहा है। अब ये कोन कैसा है? इसमें रेडियस क्या है भाई? ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर एंड ये क्या है स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। सो इन द सॉलिड जनरेटेड दैट इज अ कोन, रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी 24 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट क्या होगी 25 सेंटीमीटर। अब इसका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस इज 7 एंड स्लांट हाइट इज 25। सो दिस इज एक्चुअली 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। अब निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन is 1/3 pi r square h, राइट। सो क्या आ जाएगी ये 1/3 पाई की जगह पुट किया 22/7 r स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7 इंटू h, हाइट इज 24। सो ये क्या आ जाएगी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। So these are the curved surface area and volume. Question number 8. In the given figure, ABCDEA is a star. If FGHIJ is a regular pentagon, then prove that triangle SCE is congruent to triangle JDB. So एक स्टार गिवन है और
FGHIJ एक रेगुलर पेंटागन है, मीन्स इसकी सारी साइड्स इक्वल एंड सारे एंगल्स इक्वल. देन प्रूव दैट ट्रायंगल FCE ये बड़ी ट्रायंगल है. is congruent to triangle JDB. ये ट्रायंगल. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल. अब कैसे करें? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या कोई चीज दिख रही है इक्वल? भाई एक चीज तो सबसे पहले दिख रही है, ये वाला एंगल जो इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला एंगल जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है. ये दोनों तो इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये एंगल्स ऑफ पेंटागन है, ये एक रेगुलर पेंटागन है ना. तो अगर ये x तो ये भी x. अब क्या और कोई चीज इक्वल दिख रही है? भाई इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में और कुछ इक्वल नहीं दिख रहा. ये FJ थोड़ा सा कॉमन पार्ट है, पर हमें चाहिए पूरी FE एंड JB, जिसमें से FJ थोड़ा सा कॉमन पार्ट है. पूरी इक्वल करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि BF और JE भी इक्वल है ना. और अगर ये कैसे हो सकता है? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, और अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये एंगल्स इक्वल हुए तो ये ट्रायंगल्स हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो अब हमारा मोटिव है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना. मतलब वी हैव टू चेक इन ट्रायंगल BFG एंड ट्रायंगल EJI. ठीक है, देखते हैं. भाई एक चीज तो दिख रही है, ये एंगल x तो ये 180 माइनस एक्स और ये भी 180 माइनस एक्स, और ये साइड तो इक्वल है क्योंकि रेगुलर पेंटागन की साइड है. और भाई ये एंगल भी तो x है, और अगर ये एंगल x है तो ये भी 180 माइनस एक्स. ऐसे ही ये एंगल भी x है, मतलब ये भी 180 माइनस एक्स. ठीक है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट. सो ट्रायंगल BFG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EJI. ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो BF इज इक्वल टू EJ and angle B is equal to angle E. Angle B is equal to angle E. अब हमारा काम काफी आसान हो गया. अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल FCE एंड ट्रायंगल JDB. इन दोनों ट्रायंगल्स में ये तो दिख रहा है भाई, एंगल x इज इक्वल टू एंगल x है. ठीक है, और FJ प्लस JE इज इक्वल टू FJ प्लस BF. क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने तो प्रूफ किया है कि BF और EJ इक्वल है. ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? FJ प्लस JE FE इज इक्वल टू FJ प्लस BF BJ. ठीक है, एक एंगल हो गया
एक साइड होगी, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल, वो भी अभी अभी प्रूव किया। सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, बाय ASA, ट्राइंगल FCE किसके कॉन्ग्रुएंट होगी भाई? F किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? J के। तो इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल J। C किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? D के। एंड E किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? B के। यहां से ही दिख रहा है तो। So these two triangles are congruent. Question number 9. The heights of trees in a forest are given as follows. Draw a histogram to represent the data. तो histogram बनाना है इस डेटा का। Height of trees in meter given है, ठीक है। अब histogram बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चेक करते हैं? Intervals should be continuous, पर यहाँ पे इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 20, यहाँ पे 21 गैप आ रहा है। तो सबसे पहले बनाएंगे कंटिन्यूस इंटरवल्स। कैसे बनाएं? इसको और इसको सेम करना है, तो यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें? देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1, ठीक है। तो इसका हाफ इधर ऐड किया और इधर सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही हर एक अपर लिमिट में ऐड एंड लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट। तो करते हैं 16 माइनस 1/2 मतलब 0.5, दैट इज 15.5 टू 20 प्लस 0.5 दैट इज 20.5। इधर 21 माइनस 0.5 दैट इज 20.5 टू 25.5। ऐसे ही सब में क्या आ जाएगा? 25.5 to 30.5, 30.5 to 35.5, 35.5 to 40.5, राइट। अब क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस है तो हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक्सिस बनाए। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आई टेक हाइट इन मीटर्स, and y axis पे I'll take number of trees. ठीक है। Next we have to decide scale. This is starting from 15.5 to 20.5. Next is 20.5 to 25.5. अब सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे किंक। एक्सेस को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया। अब इंटरवल्स ले सकते हैं। दिस इज 15.5 फिर 20.5। बस जितना इस बात का ध्यान रखना है कि जितना डिस्टेंस ये है वही सारा डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब y एक्सिस का स्केल, यहाँ पे 10, 15, 25 सारे 5 के मल्टीपल्स हैं और लोएस्ट है 10, हाईएस्ट है 50। तो क्या लें? 10, 20, 30 भी ले सकते हैं, और प्रिसाइज होने के लिए 5, 10, 15 ये सब ले लें।
इजीली बन जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे लिया 5, ठीक है। अब हिस्टोग्राम बनाते हैं। 15.5 to 20.5 के बीच में कितने हैं? 10 नंबर ऑफ ट्रीज। So this is 10. Next 20.5 to 25.5 के बीच में 15। तो यहाँ पे 15 कहाँ आएगा? ये रहा। नेक्स्ट है 25, यहाँ पे 25, फिर 30 से थोड़ा ऊपर, 45, ये रहा। नेक्स्ट इज 50, इसके बाद 35 एंड 20। तो 35 ये रहा, एंड 20। So this is the histogram and scale used is x axis पे क्या लिया? हाइट इन मीटर्स एंड 1 सेंटीमीटर को कितना लिया? 5 मीटर। एंड y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को कितना लिया? 5 नंबर ऑफ ट्री। So this is the histogram. Question number 10. A cylindrical tube open at both ends is made up of iron sheet which is 3 centimeters thick. If the outer diameter of the tube is 20 centimeters and its length is 84 centimeters, find how many cubic centimeters of iron has been used in making the tube. Also find the approximate cost of painting total surface area of the tube at the rate of 14 paisa per centimeter square. So a cylindrical tube is given to us which is open at both ends. This is the tube. It is made up of iron which is 3 centimeter thick. 3 centimeter thick iron है तो ट्यूब कैसी होगी? ऐसी। Right? This thickness is 3 centimeter. ये this is 3. If the outer diameter of the tube is 20 centimeter, outer diameter मतलब ये पूरा 20, तो रेडियस, आउटर रेडियस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। थिकनेस 3 है तो इनर रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ, ये लेंथ इसकी कितनी है? 84 सेंटीमीटर।
राइट। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई? इनर रेडियस से R1 is 7 centimeter. This is inner. And outer radius say R2 is 10 centimeter. And length of cylinder say H is 84 centimeter. Right? Find how many cubic centimeters of iron have been used in making tube. हमें निकालना है कि कितना आयरन यूज हुआ। अब आयरन कहाँ है? ये रहा। राइट। अब कितना आयरन यूज हुआ होगा, मतलब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ आयरन। वो कितनी होगी? जितनी इस बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देते हैं जितनी इस अंदर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम है, आयरन की वॉल्यूम बच जाएगी। राइट। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन इज बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम, मतलब पाई R2 square H, राइट, क्योंकि आउटर रेडियस इज R2 एंड हाइट इज H, माइनस इनर की वॉल्यूम मतलब पाई R1 square H, क्योंकि इनर सिलेंडर का रेडियस इज R। क्या आ जाएगा? देखो पाई और H तो कॉमन आ रहा है, अंदर बचा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा? 22/7 इंटू 84 इंटू R2 स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 49। इसको कैलकुलेट किया, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 13464 सेंटीमीटर क्यूब। So this much centimeter cubes of iron was used in making the tube. Next, we have to find the approximate cost of painting total surface of the tube at the rate of 14 paisa per centimeter square. तो कॉस्ट निकालनी है ऑफ पेंटिंग टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं पहले तो। नेक्स्ट विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब। अब वो किसके इक्वल होगा? कौन कौन सा सरफेस है जिसे पेंट करना है? देखो पहले तो आउटर सरफेस पेंट होगा, आउटर सरफेस ऑफ सिलेंडर, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई r, दैट इज आउटर का रेडियस R2, 2 पाई R2H। अब इनर में भी तो पेंट होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, दैट इज 2 पाई R1H। अब क्या और कोई सरफेस बचा है जिसपे पेंट होना है? भाई ये भी तो पेंट होगा, और ऐसे ही नीचे ये भी पेंट होगा। अब इसको देखें तो ये ध्यान से क्या है, इसका टॉप व्यू देखते हैं। दिस इज एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है जिसमें से ये एरिया पेंट होना है। तो निकाल लेते हैं ये एरिया कितना होगा। देखो बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस ये छोटे वाले का एरिया, राइट। तो ये क्या होगा? प्लस पाई बड़े वाले का R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसी ये रिम जो है, एक ऊपर है एक नीचे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया विच नीड टू बी पेंटेड। अब ये कैसे कैलकुलेट करें? कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, सब में कॉमन है, तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई को लिखा 22/7।
अंदर बचा R2 इंटू एच, R2 कितना है 10 इंटू एच इज 84 प्लस 2 पाई बाहर गया, R1H बचा, R1H मतलब R1 is 7 and H is 84 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मतलब इसको लिख सकते हैं R2 प्लस R1 एंड R2 माइनस R1, तो R2 प्लस R1 that is 10 plus 7 17 into R2 minus R1 10 minus 7 that is 3 right. इसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज 2 into 22 upon 7, ये क्या बन रहा है 840 प्लस 84 into 7 588 plus 51 right. This is 2 into 22 upon 7 into 1479. ठीक है, अब 7 से डिवाइड नहीं करते क्योंकि कॉस्ट निकालनी है एंड इट इज 14 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 14 पैसे लग रहे हैं. इतने टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लगेंगे, मल्टीप्लाई कर दो बाय 14 पैसा. अब बहुत सारे पैसे हो गए तो रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 100. अब ये कट जाएगा. Now you just have to multiply this and 100 से division तो easy है. So this is rupees 1301.52. This is the cost. So approximately 1301.52 rupees उसको cost पड़ी. So this was the last question. Paper is done here. I hope you enjoyed it.